Hello, friends. Good morning, everybody. Today we are studying about narrations. नरेशन हिंदी में हम इसको उद्धृतिकरण के नाम से पुकारते हैं। उद्धृतिकरण क्या होता है और आपके जो क्लासेस के अंदर भी है, कंपटीशंस में भी है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता मित्रों जिसमें आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलवाने की एक्सरसाइजें नहीं आती हैं। नरेशन निश्चित रूप से हर कंपटीशन में आता है। ठीक उसी तरह से जैसे वॉइस आपसे हर कंपटीशन में पूछा जाता है, नरेशन भी आपसे हर कंपटीशन में पूछा जाता है क्या चीज़ ये? व्हाट इज नरेशन? अगर हम बात करें उद्धृतिकरण शब्द की, उद्धृत करना, नरेटेड, इसी से नरेशन बना है। उद्धृतिकरण है क्या चीज़? तो एक सामान्य सी परिभाषा मैं आपके सामने हिंदी में ही बात करूं तो ये होती है कि एक व्यक्ति द्वारा जब किसी स्थान पर कोई चीज़ देखी जाती है, कोई बात सुनी जाती है, कुछ अनुभव किया जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ कहा जाता है, कुछ लिखा जाता है, किसी भी तरह का भाव अनुभव किया जाता है और उसी चीज़ को, उसी बात को, उसी अनुभव को जब वो व्यक्ति अन्य स्थान पर जाकर अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर देता है, यही उद्धृतिकरण है। सीधे शब्दों में मैंने कोई पुस्तक पढ़ी, आज से 2 साल पहले पढ़ी, आज मैं उसका उल्लेख करूं, उस पुस्तक में से कोई सेंटेंस में आपके सामने उद्धृत करूं, तो वो उद्धृतिकरण की ही प्रक्रिया है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई हम किसी जगह कोई बात सुने उसको दूसरी जगह जा कर के हम कहें वही उद्धृतिकरण होता है। उद्धृतिकरण की इस प्रक्रिया का जो क्षेत्र है, द फील्ड इज़ सो वाइड दैट वी कांट इमेजिन अबाउट इट। बहुत व्यापक क्षेत्र है इस उद्धृतिकरण की प्रक्रिया का। हाँ, ये बात जरूर है कि हमसे जो अपेक्षा की जाती है वो ये अपेक्षा की जाती है कि हम कम से कम इतना ज्ञान, इतना बोध रखें कि हमने अगर कोई बात कहीं सुनी है तो उसको हम दूसरी जगह जाकर के किस तरह से अभिव्यक्त करेंगे, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इतना बोध हमको होना चाहिए। सपोज दिस बॉय speaks to this girl. Hello. I invite you. मान लीजिए ये आपका जॉन है, ये स्टेला है। जॉन ने स्टेला को कहा है आई इनवाइट यू। सपोज इन द बीडी पार्टी। यहाँ अगर हम बात करें इस व्यक्ति के द्वारा, इस सामने जो व्यक्ति खड़ा है, इसको जो बात कही जा रही है स्टेला को, ये डायरेक्ट स्पीच है। इस व्यक्ति ने इस चीज़ को सुना है, ये व्यक्ति इस चीज़ को जो सुना है उसको दूसरी जगह जाकर के अभिव्यक्त करेगी, तो निश्चित रूप से ये इसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेगी। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है क्या चीज़, इसको हम देखें। डायरेक्ट स्पीच वो वाक्य है
जो प्राथमिक सूचना संग्रहण को उद्धृत करता है, सूचना संग्रहण को बताता है कि कहाँ पर क्या बात सुनी गई, देखी गई, महसूस की गई। तो इस वाक्य के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं मित्रों। पहली बात तो ये कि बात किन किन के बीच में हुई, और दूसरी बात ये कि क्या बात की गई। जैसे इन दोनों के बीच में जो बात हो रही है उसको हम डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, जॉन said to Stella, hello, I invite you at BD party। ध्यान दीजिएगा, John said to Stella, this is the part where two persons are mentioned। ये वो हिस्सा जहाँ दो व्यक्ति उल्लिखित हैं, एक तो जॉन है, एक स्टेला। जॉन इज द टेलर, ये वक्ता है, while स्टेला इज लिसनर, ये श्रोता है। सीधे शब्दों में हम कहें कि ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और ये इस वाक्य की ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे कि साहब ये एक वाक्य यहाँ से चल करके यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हम इसको एक ही वाक्य मानेंगे, लेकिन ये संयुक्त है। इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जिसके अंदर कर्ता द्वारा कर्म को, वक्ता द्वारा श्रोता को सूचना दी जा रही है। क्योंकि सूचना देने की क्रिया यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यह हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। शॉर्ट में आप इसको RV से संबोधित करेंगे। This is reporting verb part, and this part which mentions the information given by subject to object, ये हिस्सा वो है जो हमको वो जानकारी देता है, वो सूचना देता है। इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को जो जानकारी दी गई, जो सूचना दी गई, जो सूचित किया गया कथन है, वो इस हिस्से में है। इस जॉन ने स्टेला को बोला था, हेलो आई इनवाइट यू एट BD पार्टी, मैं तुमको जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित करता हूँ। तो आपका ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाएगा। सूचित किया गया कथन, ये सूचना देने वाली क्रिया है। इस हिस्से में ये है सूचित किया गया कथन। ये चीज़ हमको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। जब हमको एक्सरसाइज दी जाती है तो हमको ये देख लेना चाहिए कि विच पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। फॉर रिकॉग्निशन टू दिस, हमको ये दो चिन्ह ध्यान में रखने हैं। ये इन्वर्टेड कोमा जो हैं, ये इन्वर्टेड कोमा मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द या प्रत्येक वाक्य के लिए आते हैं, और यही हिस्सा सूचित किया हुआ कथन होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा मूड में आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को पहले ले लेता है, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में ले लेता है। और ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी किताब में, पैराग्राफ्स में ऐसा अक्सर होता है। अक्सर आप देखेंगे कि मुंह से निकले हुए कथन को पहले रख करके और कहने और सुनने वाले को बाद में रख दिया जाता है। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम पहले ये देखें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। अब चलिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अगर ये व्यक्ति जॉन या ये व्यक्ति इस बात के बाद में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने यही बात दोहराए, मान लीजिए जॉन ये कहे कि स्टेला मिली थी और मैंने स्टेला को ऐसा बोला, या स्टेला जाकर के सूचित करे कि जॉन मिला था, जॉन ने मुझको ऐसा कहा। ये 2 माध्यम बात को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के तो हैं ही हैं, लेकिन एक तीसरा माध्यम, सशक्त माध्यम, और जो हमसे अपेक्षित होता है वो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि इन दोनों ने ही जाकर सूचित नहीं किया। मान लीजिए हमने इस बात को सुन लिया, हमने ये सुन लिया कि जॉन ने स्टेला से क्या कहा, तो हम इस बात को जाकर के जब दूसरी जगह बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे,
अगर मान लीजिए हम इस बात को सुन करके और दूसरी जगह जा कर के बोलते हैं, तो देखिए मित्रों, ये वाक्य इस तरह से जाता है। जॉन टोल्ड स्टेला दैट he invited her at BD पार्टी। ये आपका वाक्य इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में है। किस स्थिति में? जब हमने इसको सुन लिया और हम दूसरी जगह जाकर के इसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में आ रहे हैं तो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में आने पर चेंज आ जाता है। क्या क्या चेंज आ रहा है, इन चीज़ों को गौर से हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो बदल चुकी है। दूसरी बात, आपके डायरेक्ट की रिपोर्टिंग वर्ब में जो टू प्रीपोजिशन था वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो मुख्य परिवर्तन है वो है कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों के बीच में एक नया शब्द यहाँ पर खड़ा हुआ है, दैट। आगे बढ़ेंगे, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आई जो प्रोनाउन है वो ही में बदला जा चुका है। इसके आगे बढ़ें, आपका जो टेंस की वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदली जा चुकी है। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन बदला जा चुका है। और कभी कभी तो क्या होता है मित्रों, जैसे यहाँ पर टाइम दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टाइम होता टुडे, तो हम इस टाइम को भी यहाँ पर बदल करके दैट डे में ले जाते, तो ये टाइम भी बदला जा सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप वाक्य को लेकर के आते हैं तब ध्यान दीजिए कितनी चीज़ें बदलती है। सबसे पहली चीज़ बदलती है आपके रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब। दूसरा जो बदलने का या नया उपयोग यहाँ सामने आता है वो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में एक कंजक्शन। आगे बढ़े, रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में सबसे मुख्य परिवर्तन दो हैं। एक आपका प्रोनाउन का चेंज, चौथा परिवर्तन आता है आपके टेंसेस में, यहाँ टेंस बदला हुआ है। पांचवा परिवर्तन आ सकता है उस वाक्य में कोई टाइम एडवर्ब है तो वो एडवर्ब बदला जा सकता है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने पर ध्यान दीजिएगा आपके वाक्य में ये 5 संभावित परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, यह सीखना ही नरेशन को सीखना है। एक एक करके हम इन परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे, ये ऐसा क्यों होता है और इनके अलावा भी और क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं। ये मैंने आपको एक नमूना बताया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने पर ये 5 परिवर्तन संभावित हैं। एक एक चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब में जो मेन वर्ब है, सूचना देने वाली क्रिया है, उसमें परिवर्तन। अगर मान लीजिए आपके सबसे पहला नियम हम ये लेते हैं, हाउ टू चेंज वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया को कैसे बदलना है। तो मित्रों, यहाँ आपको सबसे मुख्य और जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये आपके वाक्य में ये हिस्सा अर्थात रिपोर्टेड स्पीच ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस हिस्से की पकड़ करना बेहद ज़रूरी है। पकड़ करने से मतलब मेरा ये है कि आप इसको समझें वाक्य है किस तरह का, क्योंकि
अब तक भी हमने आपको जो वाक्य बताए हैं, वाक्यों की रचनाएं बताए हैं, उसमें बी वर्ब के भी वाक्य आए हैं, हैव वर्ब के भी वाक्य आए हैं, अदर टेंसेस के भी वाक्य आए हैं, स्ट्रक्चर्स के भी वाक्य आए हैं, एक्टिव में भी वाक्य आए हैं, पैसिव में भी आए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आए हैं। तो ये वाक्य अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है ये वाक्य है किस तरह का, इसकी पकड़ करना, क्योंकि नरेशन में इस चीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी चेंज होते हैं वो इस आधार पर ही होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है किस तरह का। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर जॉन ने स्टेला को जो बात कही है, मैं तुमको आज जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता हूँ, ये एक सामान्य वाक्य है, सामान्य बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, जैसे जॉन स्टेला से कहता क्या तुम पार्टी में आओगी, तो ये वाक्य प्रश्न था और प्रश्न को कहा नहीं जाता है, पूछा जाता है। चूंकि ये सामान्य बात थी इसलिए सेड को हमने टोल्ड में बदल लिया, लेकिन अगर ये प्रश्न होता तो उसको हम यहाँ टोल्ड में नहीं ला सकते थे, क्योंकि प्रश्न कहा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, ये स्पष्ट रूप से निवेदन है और निवेदन को पूछा नहीं जाता, निवेदन किया जाता है। इसलिए ये देखना जरूरी होता है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, उसी के आधार पर आपकी ये वर्ब चेंज होती है। तो यहाँ पर हम इसकी एक फॉर्मेशन बना देते हैं। तो वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है उसको चेंज करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिया हुआ है वो वाक्य आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव फॉर्मेशन में है, साधारण है या नकारात्मक है, इन दोनों ही स्थितियों में आप स्वाभाविक रूप से जो से, सेड, सेड क्रिया है, यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म ली है, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो उसको आप टेल, टोल्ड, टोल्ड में बदल करके ले जाइए। अफर्मेटिव और नेगेटिव होने की स्थिति में वर्ब हमारी से के बदले आ जाती है टेल, टोल्ड, टोल्ड। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस बदल जाता है और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव फॉर्मेशन ले लेता है, प्रश्नवाचक वाक्य अगर ये मान लीजिए बन जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा आपको, ये देख लेने की बात होगी। तो उस स्थिति में चूंकि प्रश्नों को कहा नहीं जाता, पूछा जाता है, तो उस स्थिति में हम यहाँ वर्ब से के बदले रखेंगे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी से तात्पर्य है विस्मय बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय प्रकट किया गया हो, तो मित्रों हम खुद एक्सक्लेम को ही वर्ब बना करके चलेंगे। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। हाँ, ये जरूर है कि हम चाहें तो उसके साथ मूड जोड़ सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एट्सेट्रा। अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट्स से शुरू हो रहा है, तो चूंकि लेट्स से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो मित्रों वो सुझाव की श्रेणी में आता है। उस स्थिति में हम यहां पर से के बदले सजेस्ट या प्रपोज ये वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य हैं वो इम्परेटिव आ जाते हैं, अर्थात आज्ञार्थक वाक्य आ जाते हैं, तो हमको आज्ञार्थक वाक्यों में ये देखना पड़ेगा कि उस आज्ञार्थक वाक्य का भाव कैसा है, उसमें निवेदन है क्या। अगर मान लीजिए वहाँ पर निवेदन व्यक्त किया जा रहा है तो मित्रों आपको से के बदले रिक्वेस्ट वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर आदेश इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर आपको ऑर्डर इस्तेमाल करना पड़ेगा, से के बदले ऑर्डर।
अगर आपके यहाँ पर सलाह है तो यहाँ पर आपको एडवाइस वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर इनकारी है, मना किया जा रहा है, डोंट से वाक्य आ रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रोहिबिट या फॉरबिड, इन दोनों में से कोई सी भी क्रिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मेरा आपको इतना कहना है कि आपके डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है से वो अपना स्वरूप बदल लेती है। अफर्मेटिव नेगेटिव सीधा सा है, टेल टोल्ड टोल्ड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रश्न अगर आ गया, प्रश्न पूछा जाएगा, आस्क कर लीजिए। विस्मयबोधक वाक्य अगर हैं, चाहे हाउ से है, चाहे व्हाट से है, चाहे हुर्रे से है, लो से है, कुछ भी एक्सक्लेम वर्ब ही इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपका लेट्स से शुरू हो रहा वाक्य तो वो सजेशन होता है, सजेस्ट या प्रपोज ले लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस अगर आज्ञार्थक वाक्य, सीधी पहचान बता देता हूँ, सीधी पहचान ये है कि वो वाक्य सब्जेक्ट लेकर के, हेल्पिंग वर्ब लेकर के शुरू नहीं होगा, वो सीधा वर्ब से शुरू होगा। ओपन द डोर, प्लीज सिट डाउन, डोंट गो, इस तरह के वाक्य आज्ञार्थक होते हैं। तो वहाँ ये देख लीजिए भाव कैसा है। निवेदन है तो रिक्वेस्ट लीजिए, आदेश है तो ऑर्डर लीजिए। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि हमको ये पता ही नहीं चल रहा कि आदेश है कि निवेदन है कि याचना प्रार्थना क्या है, तो इन सब के बदले एक सबसे मोटी वर्ब इस तरह की होती है, ये आस्क, ये इस्तेमाल की जा सकती है और वाक्य में बहुत बड़ी गलती होने से बचा जा सकता है, क्योंकि ये आस्क ऐसी वर्ब है जो व्यक्ति के हर भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। तो इनकी जगह आस्क हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपको मैंने पहली चीज़ बताई है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर जो सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब का, वो मैंने आपके सामने प्रकट किया। दूसरा जो चेंज आता है वो आपने वाक्य में देखा था, वो था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन, कनेक्टिव का प्रयोग। तो क्या हम कनेक्टिव लगाएंगे? जरूरी है, बिल्कुल साहब जरूरी है। कारण है इसका, कंजक्शन क्यों काम में लिया। देखिए, जब बात डायरेक्ट स्पीच में होती है, दो व्यक्तियों की आमने सामने की जब बात होती है, उस समय ये दो हिस्से अलग अलग हुआ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अलग होती है और रिपोर्टेड स्पीच अलग होती है। उनमें से केवल रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा ही व्यक्ति के मुंह के द्वारा उच्चरित होता है, अर्थात बोला गया होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा मुंह से बोला गया नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको ये वाक्य एक और दे देता हूँ, जैसे ये वाक्य है, राम said to हरि, I can call you again। इस वाक्य में ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह ये बता रहे हैं कि ये आपका मुंह से निकला हुआ कथन है। डायरेक्ट में ये टुकड़ा मुंह से निकला हुआ नहीं है, ये ही हिस्सा मुंह से निकला हुआ होता है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में जा करके कहते हैं तो इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करके नहीं कहते, बल्कि आप अपने मुंह से दूसरे व्यक्ति को पूरी जानकारी एक ही वाक्य में अभिव्यक्त करके बताते हैं। क्योंकि आप वहाँ जा करके बोलते हैं, राम टोल्ड हरि दैट ही कुड कॉल हिम अगेन, और फुल स्टॉप। आपका इन्वर्टेड कोमा और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने वाला ये कोमा, ये गायब हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोमा गायब तभी होगा जब ये दोनों वाक्य संयुक्त होंगे, और संयुक्त होने का काम कौन कर रहा है? दैट। तो क्या दैट ही इस्तेमाल होगा? ऐसा नहीं है। कनेक्टिव का प्रयोग भी इस पर निर्भर करता है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है।
तो इसका एक सामान्य सा नियम हम दूसरा ये ले लेते हैं, इसको सीख लेंगे। हाउ टू यूज कंजक्शन। मित्रों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो दो कंजक्शन, 4 तरह से कंजक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसका नियम मैं आपको ये सामने बता देता हूं। यदि हमारी डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है तो कंजक्शन होगा, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंजक्शन होगा, जैसा मैंने अभी आपको वर्ब में बताया था वही चीज़ मैं आपके सामने यहाँ ला रहा हूँ। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच अर्थात ये वाक्य देखिएगा, अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, विस्मयबोधक या लेट्स से सुझाव हो सकता है, या मैं से आशीर्वाद शुभकामना हो सकता है। इस तरह की वाक्य रचना आपके पास अगर यहाँ है, इनमें से कोई सी भी अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या लेट्स से सजेशन है या मैं से ब्लेसिंग्स है या कॉम्प्लीमेंट्स है, इन सारी स्थितियों के अंदर मित्रों आपको कंजक्शन अर्थात यहाँ केवल दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब दैट से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है डायरेक्ट में वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, तो इंट्रोगेटिव बन रहा है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित रूप से आना है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो ये देखना बेहद जरूरी है कि वो प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर वो मान लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव वाक्य बन गया है, प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो उस स्थिति के अंदर अपन को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कंजक्शन काम में लेना है वो होगा इफ़ के जगह हम वेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें अलग अलग हैं। सामान्य तौर पर इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकल्प होने पर वेदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्ट स्पीच के वाक्य की जो स्थिति है वो बदल जाती है और वो हमारा जो वाक्य है वो किसी भी WH वर्ड से इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव बन जाता है, तो उस स्थिति में हमको कंजक्शन में वही WH वर्ड इस्तेमाल कर लेना चाहिए, द सेम WH वर्ड जिससे प्रश्न बन रहा है। जैसे हु से प्रश्न बन रहा है तो हु ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, हुम है तो हुम कंजक्शन बन जाएगा, वाई है तो वाई हमारा कनेक्टिव का काम कर लेगा। 3 ये कंजक्शन की फॉर्मेशंस हैं। चौथी स्थिति हमारी तब बनती है जब हमारे डायरेक्ट के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मान लीजिए आज्ञार्थक हो, इंपरेटिव हो। आज्ञार्थक स्थिति में चाहे वो भाव कैसा भी है उसका, लेकिन आज्ञार्थक स्थिति उसकी है, तो यहाँ पर हम कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर टू का प्रयोग करके आज्ञार्थक वाक्य में जो सीधी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर के इन्फिनेटिव क्लास का टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात यहाँ पर हमको केवल टू का प्रयोग करना पड़ता होता है और उस टू के बाद सीधा आज्ञार्थक वाक्य की आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल हो जाती है।
यहाँ आपके सामने ये दो चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 परिवर्तन होते हैं। उन 5 परिवर्तन में से 2 परिवर्तन ध्यान दीजिएगा। एक तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, जो वर्ब का चेंज होता है। दूसरा कनेक्टिव, दोनों के बीच में जो कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये वाक्य आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान से देख करके पहचान लेना चाहिए वाक्य कैसा है। अगर आपका ये वाक्य इनमें से अर्थात अफर्मेटिव फॉर्मेशन हो, नेगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक हो, लेट्स से सुझाव बन रहा हो, में से आशीर्वाद या शुभकामना का हो, तो आपको पक्के तौर पर यहाँ दैट का इस्तेमाल कर लेना है। अगर ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव बन गया है, प्रश्नवाचक, तो ये देखिएगा कि प्रश्नवाचक बना कैसे है। अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको इफ या वेदर कंजक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये इंट्रोगेटिव वाक्य आपका किसी WH वर्ड से प्रश्न का रूप लेकर के आ रहा है तो ध्यान दीजिए, जिस WH वर्ड से प्रश्न बना वही WH वर्ड आपको कंजक्शन में काम ले लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आज्ञार्थक की स्थिति में है, सीधा, ऐसे वाक्य आपको तुरंत पकड़ में आएंगे, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेंगे, या कभी कभी हो सकता है संबोधन सूचक जैसे भैया, सर, पापा, मम्मा, प्लीज, ओहो, आहा, इस तरह के शब्दों से शुरू होकर के वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। प्लीज सिट डाउन, तो प्लीज की बात आ रहा है, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वो इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव होने की स्थिति में यहाँ कंजक्शन की जगह पर आप टू का प्रयोग करके आज्ञार्थक वाक्य की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो वो इन्फिनिटिव क्लॉज की शक्ल ले लेगा। यही स्थिति आपके कंजक्शंस की होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो परिवर्तन होता है मित्रों वो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर इतना हिस्सा तो एग्जामिनर खुद ही आपको दे देता है। राम सेड टू हरी, आई कैन कॉल यू अगेन, और फिर आपसे कहा जाता है रीराइट दिस सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हुए पुनः लिखिए, और इतना आपको वाक्य दे देता, राम टोल्ड हरी डॉट 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 डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चेंज। और आपसे उम्मीद होती है कि इस रिक्त स्थान को आप आगे भर दीजिए, लिहाजा आपको कंजक्शन खुद लाना पड़ेगा। उसके बाद जो परिवर्तन होंगे वो सारे रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित परिवर्तन होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको 3 परिवर्तनों की मुख्य बात कही है। सबसे पहला परिवर्तन होता प्रोनाउन का, दूसरा परिवर्तन होता टेंस का, और तीसरा परिवर्तन होता एडवर्ब्स का, क्रिया विशेषण का। जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं उनका चेंज होता है। ये 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। इनमें ये 2 प्रोनाउन का और टेंस का परिवर्तन ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इनको बिल्कुल सही तरीके से हमको समझना होगा। मित्रों, प्रोनाउन यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, और ये प्रोनाउन हम आपको शुरू में फर्स्ट पार्ट में जब ग्रामर शुरू की तब हमने आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि प्रोनाउन को लोग बाग हल्के तौर पर समझ लेते हैं। ये चीज़ें हल्के में लेने की नहीं होती हैं। प्रोनाउंस मस्ट बी रिमेम्बर्ड प्रॉपरली, इनको सही ढंग से याद किया जाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव फर्स्ट माई, पजेसिव सेकंड माइन, तो हमको वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी ही होगी। जो हम अगला नियम देखने जा रहे हैं वो प्रोनाउन। नाउ वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज pronouns of reported speech
मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आर एस और आर वी शब्द जहाँ भी आएगा क्लियर आपको ध्यान रखना है। आर वी रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसमें कहने वाला और सुनने वाले का उल्लेख होता है। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जिसमें कहने वाले ने सुनने वाले को जो सूचना दी है वो जानकारी रिपोर्टेड स्पीच में होती है। हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सर्वनाम आते हैं तो उनका परिवर्तन कैसे होगा। तो मित्रों प्रोनाउंस कोई मैं रिमाइंड करा करके आपको फिर याद दिला दूं। पुरुष 3 होते हैं, पुरुष मात्र 3 होते हैं। एक तो मैं, एक आप और एक वो जो न मेरे और आपके बीच में है, अर्थात जो है ही नहीं यहाँ पर, अर्थात वो जो हमारे आमने सामने के बीच में नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो अर्थात तीसरे के इन 3 के अलावा चौथा पुरुष या चौथा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। पर्सन 3 ही है, पुरुष 3 ही है। अब ध्यान दीजिए कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो ध्यान हमको ये रखना है कि जो व्यक्ति हमारे सामने ही नहीं है उसका तो परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहला नियम तो हम यही बना लेते हैं मित्रों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, इसके अगर आपके पास प्रोनाउन हैं तो मत बदलो, इनको बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए वाक्य है लता says to her friend, लता अपने मित्र से कहती है रवीज फादर बेट हिम। ध्यान दीजिएगा यहां आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें कहने वाली है लता, वो अपने मित्र से बोल रही है रवि के पिताजी ने उसको पीटा। आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच में 2 प्रोनाउन है, एक तो रवि खुद है और एक है हिम, और ये दोनों के दोनों प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हैं। क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो जब हम इसको वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो हमारा वाक्य चलेगा लता टेल्स हर फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलता हूँ, यहाँ मैंने वर्ब ले ली है सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया हूँ मैं यहाँ। ये ऐसा इसलिए मैंने किया है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना होगा, केवल हमको प्रोनाउन बदलने का काम करना वो हम करेंगे। अगर यहाँ पास्ट आता है तो हमको प्रोनाउन के साथ टेंस भी बदलना पड़ता है, लिहाजा हम केवल अभी प्रोनाउन बदलना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेज लिया है, इसके बदले आया टेल्स। लता टेल्स हर फ्रेंड दैट, नाम है तो नाम ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रवि फादर, टेंस हम बदल ही नहीं रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। हिम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात आपका वाक्य वैसे के वैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर टेंस हम बदल नहीं रहे इस वजह से, और दोनों प्रोनाउन आपके थर्ड पर्सन से हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, राम, राम, इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है इनडायरेक्ट में, बेखौफ यथावत आप ले जाइए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। एक बात, अब बचते हैं 2 पुरुष, वो 2 हैं फर्स्ट और सेकंड। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक कहने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर इसी वाक्य को मैं बदल रहा हूं थोड़ा सा, यहां पर देखिएगा,
अगर लता अपने मित्र से कहती है आई शैल हेल्प यू, तो ध्यान दीजिएगा, लता अपने मित्र से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कौन? अर्थात लता खुद। और यू कौन? अर्थात उसकी मित्र। तो ये स्पष्ट बात होती है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसका सीधा संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से अर्थात कहने वाले से होता है। अगर मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, दो, दी, दाई, दाइन, थी, सेल्फ, या यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, इनमें से कोई प्रोनाउन आता तो उसका सीधा संबंध किससे होता है? सुनने वाले से होता है। तो अगला हमारा नियम यही बनता है कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, सर्वनाम हो, तो उन्हें ध्यान दीजिएगा, जो कहने वाला व्यक्ति है रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट यानी कर्ता के पर्सन या पुरुष के अनुसार बदलो। ऐसा कैसे होता है? जरा आइए हम एक उदाहरण आपके सामने यहां पर रखते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है, इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं यहां पर। जैसे वाक्य दिया हमको, मोहन सेज टू लता आई शैल कंप्लीट माई वर्क। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच में दो प्रोनाउन है, एक है आई और दूसरा है माई। मोहन लता से कहता है कि मैं मेरा कार्य पूरा करूंगा। मोहन कह रहा मैं मेरा कार्य, अर्थात मैं कौन है? ये मोहन है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो आप उसको सीधा कहने वाले से, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से, उसके पुरुष के अनुसार कैसे बदलेंगे? नमूना देखिएगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे वाक्य को, मोहन टेल्स लता, सामान्य वाक्य है हमारे अफर्मेटिव, इसलिए कंजक्शन हमारा देट ही रहेगा। अब आइए देखिए, आपका प्रोनाउन आता आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। चूंकि फर्स्ट पर्सन का कहने वाले से बदलेंगे तो ये मोहन है। मोहन का हम पुरुष देखें, ये मोहन है थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर नंबर है तो हमको थर्ड में भी सिंगुलर प्रोनाउन लेना पड़ेगा। ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कर्तृवाच्य है, कर्ता का स्थान लिए हुए है, तो इसमें भी हमको कर्ता का स्थान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या निर्जीव है, क्या है? तो हम ये देखें कि ये पुल्लिंग है और ये सब्जेक्ट है, तो हमको इसमें सब्जेक्ट का स्थान देना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में पुल्लिंग के प्रोनाउन हमारे चलते हैं ही, हिम, हिज, हिज। ध्यान दीजिएगा, आपका ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही जाना चाहिए मित्रों। घोड़े की जगह घोड़ा ही जाएगा, गधे की जगह गधा जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना कि आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ला करके पटक दें या कोई पॉजेसिव ला करके पटक दें, वरना आपका वाक्य यही गलत हो जाता है। ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट आप देखेंगे ही, तो आई के बदले चला जा रहा है ही। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मोहन नहीं होता, यहाँ पर लता होती,
तो लता स्त्रीलिंग होता, और स्त्रीलिंग के जो प्रोनाउन होते वो होते शी, हार, हर्ष, तो सब्जेक्ट की जगह शी जाता। अगर मान लीजिए यहां पर कोई निर्जीव वस्तु होती, जैसे बुक होती, तो बुक के प्रोनाउन निर्जीव के चलते हैं इट, इट्स, तो यहां पर आई के बदले इट चला जाता है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता। आगे बढ़े, टेंस हम नहीं बदल रहे, लेकिन ये के साथ विला जाएगा, ही विल कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, आपके पास दूसरा प्रोनाउन आ रहा माई, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको भी हमें कर्ता के अनुसार ही बदलना पड़ेगा। कर्ता वही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पुल्लिंग है, इसका प्रोनाउन ही, हिम, हिज चल रहा है, ये आपका पजेसिव फर्स्ट है माई। तो पजेसिव फर्स्ट के बदले पजेसिव फर्स्ट ढूंढेंगे हम, तो पजेसिव फर्स्ट आता है हिज, तो यहाँ पर हमको माई के स्थान पर हिज ले जाना पड़ेगा, हिज वर्क। अगर यहाँ पर लड़की होती तो निश्चित रूप से शी, हर, अर्थात हर जाता। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु होती तो इट ऑब्जेक्ट भी इट होता, लेकिन पजेसिव इट्स होता तो इट्स आता। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको कहने वाले के अनुसार बदलो। अगर वो सिंगुलर नंबर है तब आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नंबर में आपको थर्ड पर्सन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या निर्जीव का भेद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो है, लेकिन वो प्लूरल नंबर में आ गया, बहुवचन में आ गया, जैसे यहां पर मैं आपके सामने ये उदाहरण एक और लिख रहा हूं, बॉयज से टू द टीचर, we shall be with our bags. We shall, चलो यहां बी को हम बदल करके वर्ब दूसरी ले लेते हैं, कम। लड़के अध्यापक से कहते हैं, बॉयज से टू द टीचर वी शैल कम विद आवर बैग्स, कि सर हम तो अपने थैले लेकर के, अपने बैग लेकर के आएंगे। अब हम इसको इनडायरेक्ट में ले जाएं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉयज है। टेल टू द टीचर, कंजक्शन हमारा आया दैट, क्योंकि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अब आता हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है वी, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल का सब्जेक्ट। तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है भाई, तो कहने वाले से बदलना पड़ेगा, और कहने वाला है यहाँ बॉयज। आपको कि साहब ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के प्रोनाउन चलते हैं दे, देम, देयर, देयर्स, ये प्रोनाउन चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको वी की जगह सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट अर्थात दे ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमको सब्जेक्ट से बदलना है, कहने वाले से बदलना है, और ये बॉयज है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पर बहुवचन करता है। मान लीजिए यहाँ पर बहुवचन करता ना हो करके एक ही व्यक्ति होगा, जैसे यहाँ पर मैं मोहन डाल देता हूँ, मोहन सेज टू द टीचर, तो हम इनडायरेक्ट में आएंगे मोहन टेल्स द टीचर, तो भी हमको प्रोनाउन दे, देम, देयर, देयर्स ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन प्लूरल का है, ये प्रोनाउन प्लूरल का प्लूरल ही मांगेगा। सिंगुलर का प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, लेकिन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्लूरल नंबर का ही प्रोनाउन मांगेगा। यहाँ पर आपका कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या निर्जीव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कारण कि थर्ड पर्सन प्लूरल के जो प्रोनाउन है दे, देम, दे आर, देयर्स, ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और निर्जीव के लिए, तीनों के लिए बखूबी खूब काम करते हैं। दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर ट्रीज। इसलिए ये फर्स्ट पर्सन में आपके पास प्लूरल नंबर का अगर कोई प्रोनाउन है तो आपको यहाँ पर बेखटके ये देखना ही नहीं है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन, कुछ नहीं। आप सीधा इनको दे, देम, दे आर, देयर्स में चेंज कर लीजिएगा। ये वाक्य चलेगा इस तरह से, दे विल कम विद। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आता आवर, ये भी आपका पजेसिव फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन का, ये भी मौन से अर्थात कर्ता से बदलेगा। ये पजेसिव फर्स्ट है तो इसके बदले हमको पजेसिव फर्स्ट ले जाना पड़ेगा दे आर। विद दे आर बैग्स, ये आपका दूसरा नियम जिसमें हमने ये सीखा कि हम रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे। प्रोनाउन की लास्ट जो तीसरी स्थिति होती है, अगर मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसको कैसे बदलना है, इसको मैं यहां पर आपके सामने स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य है, माला सेज टू हरी यू कैन डू योर वर्क, तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। ये वाक्य दिया है। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में दो प्रोनाउन हमारे पास मौजूद हैं, यू, योर। ये दोनों के दोनों सेकंड पर्सन को बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको पहले भी बात क्लियर कर चुके कि प्रत्येक कहने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करता है, जबकि सुनने वाले व्यक्ति के लिए सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करता है। लिहाजा रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है यू, योर, योर्स, तो वो सुनने वाले के लिए है। ऐसी स्थिति में इनको हम सुनने वाले से अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ठीक उस तरह से जैसे हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदले। तो ये हमारा नियम बन जाता है तीसरा कि यदि, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के पुरुष पर्सन के अनुसार बदलो। जैसे हमारे पास ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर दो प्रोनाउन आ रहे हैं, यू, योर, ये दोनों सेकंड पर्सन के। जब हम इसको चेंज करेंगे, माला टेल्स हरी दैट। अब ध्यान दीजिए, आपका यू आ रहा है, सुनने वाला है हरी, ये लड़का है, इसका प्रोनाउन भी वही चलता है, ही, हिम, हिज, हिज, जैसा मैंने यहाँ पर आपको नीचे लिख करके बताया था। यू सब्जेक्ट की जगह है, इसलिए हरी पुल्लिंग का जो सब्जेक्ट जाना है वो सब्जेक्ट जाएगा ही। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पर वही शी जाता, जैसा हमने आपको पहले क्लियर किया हुआ है। ये ही, हिम, हिज, हिज पुल्लिंग है इसलिए। आगे बढ़े, कैन, डू। अब ये योर, ये भी सेकंड पर्सन का है, इसको भी इससे बदलेंगे। ये आपका पजेसिव फर्स्ट है तो इसका पुल्लिंग का पजेसिव फर्स्ट हिज यहाँ पर चला जाता है, हिज वर्क। अगर मान लीजिए यहाँ पर सुनने वाले में यहाँ पुरुष की जगह स्त्रीलिंग होता तो यू जो कर्ता की जगह बैठा हुआ शी लेकर के जाता, और योर जो पजेसिव फर्स्ट में बैठा हुआ है ये हर लेकर के जाता। ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो हम इनको एक वचन माने या बहुवचन माने,
क्यों कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर दो, दी, दाई, दाइन का प्रयोग आजकल बहुत कम करते हैं। यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। इसका जो फैसला है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर ही होता है। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इनको एक वचन का मान करके ही ले जाइए। अगर ये प्लूरल नंबर हो गया तो इनको भी बहुवचन मान करके बहुवचन के सर्वनाम अर्थात दे, देम, देयर, देयर्स ले जाना पड़ेगा। बहुत आसान बात होती है। जैसे एक उदाहरण यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। राम says to Sita, his friends, sorry. Ram says to his friends, you are all asked to go your homes। ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास दो प्रोनाउन है, एक यू है, एक योवर है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाएंगे तो वाक्य हमारा चलेगा राम टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट। अब आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, फ्रेंड्स से। तो इसमें देखेंगे आप ये फ्रेंड्स बहुवचन है तो ये यू भी बहुवचन मान करके ही बदला जाएगा। और चूंकि ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इसका प्रोनाउन वही चलेगा जो आप थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स के रूप में पाते हैं। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा दे आर ऑल आस्क्ड टू गो। योवर है, ये पजेसिव फर्स्ट है, इसको भी हम फ्रेंड से बदलेंगे तो इसका पजेसिव फर्स्ट जाता है देयर, देयर होम्स। ये तरीका है मित्रों अपने डायरेक्ट से डायरेक्ट में जाने पर रिपोर्टेड स्पीच के सर्वनाम को बदलने का। इसमें मैंने तीन मुख्य बातें आपको बताई है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है मत बदलो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो कहने वाले के अनुसार बदलो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो श्रोता अर्थात सुनने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। ये प्रोनाउन सही बदलना बेहद आवश्यक है। इफ यू हैव चेंज्ड द प्रोनाउन इन रॉन्ग वे certainly your all the reported speech sentence will be completely wrong। आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य गलत चला जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट ही गलत लिया है तो वर्ब भी आपकी गलत जा सकती है, आपका वाक्य गलत चला जाता है, उसका वाक्य का भाव ही बदल जाता है। ये जरूरी है। आगे के क्रम में हम तीसरा जो परिवर्तन है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीखेंगे। थैंक यू।